हमारे बीच में राजस्थान की राज मंडी का ध्रुव तारा का तो कोई अतिशक्ति नहीं। आदरणीय गजेंद्र सिंह जी पर आ रहे हैं, जोरदार तालियों के साथ स्वागत और अभिनंदन करें। गुरु भारत माता की। ये तो जोर जोर भाषण दिया ऐसा नहीं जी प्रतापपुरी जी और रोटियां लागे आपने मारी दोनों हाथ ऊपर करो, संकल्प की मुट्ठी बंद करो और इस व्यास बगीचे में जाचोला माता को साक्षी मान करके पूरी ताकत से संकल्प लेकर के बोलो भारत माता की, भारत माता की। हम ठीक है, नहीं तो काना भाई हमारी बैठ हो गई थोड़ा भाई पोखरण की इस शक्ति भक्ति और शौर्य की धरती। आप थोड़ी इधर आ जाओ, सब सब दिखेगा वो देखो, उत्तम सिंह जी नहीं दिखेगा, भाषण ही नहीं निकलेगा। इधर इधर थोड़ा काफी इधर आ जाओ, बहुत जगह पड़ी है। उमेश सिंह जी आप जगह खाली इधर आना भाई, कोई जरूरत नहीं। शौर्य की धरती, संस्कृति की धरती, धर्म की धरती और सामाजिक समरसता की धरती इस पोखरण में आगामी विधानसभा चुनाव के निमित्त भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय चंद्रप्रकाश जोशी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में बूथों के सशक्तिकरण के अभियान को जो 16 तारीख से लेकर के आने वाले 10 दिन तक चलने वाला है, उस श्रृंखला में पोखरण में आयोजित आज इस विशाल बूथ विजय संकल्प सभा में मंच पर उपस्थित जैसलमेर भारतीय जनता पार्टी परिवार के मुखिया, जैसलमेर के यशस्वी जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री चंद्रप्रकाश आर्डा जी, मंच पर उपस्थित हम सब के बीच में गुजरात के विजय का मंत्र लेकर के हम सब के बीच में आए हुए, हम सब का मार्गदर्शन करने वाले, संगठन की गतिविधियों को किस तरह से और अधिक पैनापन दिया जा सकता है। और मैं ये जिम्मेदारी के साथ में कह सकता हूं कि गुजरात के आया हुआ व्यक्ति के अतिरिक्त इस बात पर बात करने का कोई देश में अधिकारी नहीं हो सकता। ऐसे 7 बार के विधायक, मैं तो जैसे हमारा ने पूछता हूं कि यार पहली बार में चुनाव लड़ी हो तो कहना मौत में 12 बजे लोग मानी बता दो तो ठीक है। 7 बार के विधायक आदरणीय काना भाई, कांति भाई, मंच पर उपस्थित धर्म की ध्वजा को अक्षुण्ण में रखते हुए हम सबका सदैव मार्गदर्शन करने वाले तारातरा मठ के मठाधीश्वर श्रद्धेय प्रतापपुरी जी महाराज, स्वामी जी रानी के मठ के मठाधीश श्रद्धेय राहुलपुरी जी महाराज, इस कार्यक्रम के संयोजक और पोखरण के पूर्व विधायक आदरणीय शैतान सिंह जी, जिले के प्रमुख और जिले के प्रथम नागरिक आदरणीय प्रताप सिंह जी, शहर के प्रथम नागरिक नगर पालिका के चेयरमैन आदरणीय मनीष जी, इस पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय भगवत सिंह साहब, उप प्रधान आदरणीय मंजूरदीन जी, पूर्व अध्यक्ष आदरणीय जुगल किशोर जी, पोखरण विधानसभा में प्रभारी के नाते अपना समय देने वाले मेरे छोटे भाई श्री शिव कुमार सोनी जी, मंडल के अध्यक्ष आदरणीय मुकेश जी, आज इस विशाल सभा में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी मोर्चों के अध्यक्ष, सभी दायित्ववान कार्यकर्ता, जनप्रतिनिधिगण, बूथों के अध्यक्ष और सबसे बड़ी ताकत जो भारतीय जनता पार्टी की है, बूथ के सभी कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार मित्रों, मैं आप सबका स्वागत करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हम सब जानते हैं कि राजस्थान में अब चुनाव बहुत जल्दी होने वाले हैं।
आज हम जब आप और हम सब बैठ करके यहाँ बातचीत कर रहे हैं, तब अगस्त के महीने की 21 तारीख आज हो चुकी। अगस्त के महीने के केवल 9 दिन हमारे पास है और सिद्धार्थ से आगे ठीक 1 महीने बाद जब सितंबर की 21 तारीख होगी, तब अखबार की सुर्खियां ये होगी कि कितने दिन बाद में राजस्थान में या राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, इन राज्यों में जहां चुनाव होने वाले हैं वहां आचार संहिता लगने वाली है। शायद कोई 7 दिन का प्रयास लगा रहा होगा, कोई 10 दिन की विचार कर रहा होगा, लेकिन कमोबेश 30 दिन के बाद में राजस्थान आचार संहिता की तरफ बढ़ गया। और आचार संहिता का परिणाम ये होगा कि अभी जो पोखरण के आपके माननीय विधायक महोदय, तो गाड़ी के आगे 2 गाड़ी और गाड़ी के पीछे 2 गाड़ी, तीतर के आगे 2 तीतर, तीतर के पीछे 2 तीतर चलते हैं, या आगे पीछे वाले तीतर गायब हो जाएंगे। और अभी जो इनका ये रुतबा दिखता है कि और इनको ये जो अभिमान है कि मैं आंख के इशारे से इस पोखरण की तस्वीर बदल सकता हूँ, आंख के इशारे से पोखरण के लोगों की तकदीर मिटा सकता हूँ और बना सकता हूँ, ये घमंड उसको उनका उस दिन से समाप्त होना शुरू होता है। वैसे थोड़ी समाप्ति तो आज जब लोहारकी का उपचुनाव का रिजल्ट है उस दिन से शुरुआत होगी। ये घटना बहुत बड़ी, देश में, दुनिया में बहुत बड़ी घटना भारत की तरफ से आज होने वाली है। जब हम चंद्रमा पर हमारा मून लैंडर जो है, हमारा चंद्रयान आज जो है अंततः वहां पहुंच करके हम एक बहुत बड़ी सफलता को अर्जित कर चुके हैं। जितनी बड़ी खुशी मुझे लगता है कि देश के लिए चंद्रमा पर हमारा यान पहुंचना है, पोखरण के लोगों के लिए उससे बड़ी खुशी जो आज लोहारकी का उपचुनाव का रिजल्ट है। और कल जब एक और चुनाव का रिजल्ट आएगा, मैं अभी जीवन खान जी आए थे, मैंने इनको पूछा था कि क्या होने वाला है, तो उन्होंने कहा कि फतेह हो। और वो फतेह जो है लोहारकी से लेकर के, और ये जो पंचायत समिति का उपचुनाव जिसको रोकने के लिए 3 बार जिसको स्थगित किया गया, जिसकी वोटर लिस्टों को लेकर के कितनी तरह का हंगामा किया गया, कितनी तरह की उसमें ऊंच नीच की गई, उस सब के बावजूद भी जनता के हृदय की आवाज को नहीं दबाया जा सका। और ये जो परिणाम है, ये लिटमस टेस्ट है, ये पोस्टर है कि आप किस तरह से आने वाले समय में विधानसभा के चुनाव में राजस्थान की जनता किस तरह से प्रतिक्रिया करते हुए राजस्थान में सरकार बनाने वाली। मित्रों, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। देश बहुत लंबे संघर्ष के बाद में आजाद हुआ। हजारों लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी होंगी, हजार लोगों ने हंसते हंसते फांसी के फंदों पर झूल जाना स्वीकार किया होगा, हजारों लोगों ने अपने सीने पर गोली खाना स्वीकार किया होगा, तब जाकर के देश आजाद हुआ। हजारों लोग ऐसे थे जिन्होंने कालकोठरियों में दशकों तक सजाएं काटी है, दशकों तक, तब जाकर के देश आजाद हुआ। सैकड़ों लोग भी सावरकर जैसे ऐसे होंगे जिन्होंने कालकोठरियों की सजा में कोल्हू में बैल की तरह जुट जाना स्वीकार किया होगा, तब जाकर के देश आजाद। हजार लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अनेक तरह की यातनाएं सही होगी, बर्फ के सिलाओं पर लिटाया गया होगा, कोड़ों की मार सही होगी, लाठियों के प्रहार सही होंगे, नाखूनों को प्लास से खींच करके बाहर निकाल दिया गया होगा, दांत को प्लास से खींच करके उखाड़ा हो गया, उन्होंने उस तक नहीं की, तब जाकर के देश आजाद। मेरे दुर्भाग्य से देश की आजादी के बाद में जिस संकल्प को लेकर, जिस सोच को लेकर, जिस भाव को लेकर प्रतिज्ञित होकर के 100 साल से ज्यादा लंबे समय तक देश में आजादी के मतवालों ने, देश के स्वतंत्रता सेनानियों ने अपना बलिदान किया, अपना योगदान किया, अपना समर्पण किया, दुर्भाग्य से देश आजादी के बाद में उनके उस संकल्प से कहीं दूर होता गया। महात्मा गांधी जी की हत्या के बाद जिस तरह से नेहरू जी का कद बढ़ा उनकी उच्छृंखलता बढ़ी, और सरदार पटेल के देहांत के बाद में जिस तरह से नेहरू जी का अधिनायकवाद, कि नेहरू ही एकमात्र सत्ता है, उसका एक नए युग का सूत्रपात देश में हुआ। और उसी के साथ, अरे भाई बैठ जाओ आप लोग, ओ बंधु खड़े मत हो गया, बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, आराम से बैठ के सुनिए। एक नए युग का सूत्रपात देश में हुआ। कांग्रेस ने एक दलीय व्यवस्था जो है वो भारत में स्थापित की। कांग्रेस और नेहरू जी के अतिरिक्त देश में और कोई राजनीतिक पार्टी का न अस्तित्व हो सकता है और न वजूद हो सकता है, इस तरह की परिस्थिति देश में बनी। उस समय
हमारे पुरोधा श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने सरकार में मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर चाइना वॉर की प्रतिक्रिया में जब नेहरू जी ने चीन के युद्ध के समय में जो चीन ने हमारे जिस क्षेत्र को हथियाया था उसको लेकर के जिस तरह की टिप्पणी लोकसभा के पटल पर की थी उससे व्यतीत होकर के उन्होंने कांग्रेस पार्टी से और जो है मंत्रिमंडल से इस्तीफा देकर के एक नई पार्टी बनाएंगे ऐसा उद्घोष देश के सामने किया। उस समय कोई कल्पना नहीं कर सकता था कि भारत में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनेगी, वो एस्टैब्लिश होगी और वो शायद कभी सत्ता में आ जाएगी। लेकिन श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल जी की इस युति ने, इस जोड़ी ने जिस तरह से जनसंघ को आगे बढ़ाया और जनसंघ आगे बढ़ते बढ़ते कालांतर में जब इंदिरा गांधी जी ने आपातकाल स्थापित किया तब आगे आपातकाल के संघर्ष में उस समय के जनसंघ के नेताओं ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। देश में जनसंघ के कार्यकर्ताओं को लेकर के एक नई छवि का उदय हुआ। देश में अनेक लोग ऐसे थे जिनकी श्रद्धा जनसंघ के उन कार्यकर्ताओं के प्रति उनके दिल में बनने लगी। फिर तो आज समय बदला, धीरे धीरे चुनाव की राजनीति में जब जनसंघ सबसे सक्रिय होने लगा उस कालखंड में आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो पुराने समय में जिन लोगों ने चुनाव को जनसंघ के समय में देखा होगा। उस समय के जनसंघ में हमको चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट नहीं मिलते, ढूंढने पर भी हमारे पास में कैंडिडेट नहीं होते। मान मनोबल करके किसी एक आदमी को खड़ा करते थे और चुनाव का प्रचार करते थे। हमारे दिए की रोशनी को लेकर के गांव गांव में जाते थे। गांव में हमारा प्रवेश निषेध था, हमें कहीं किसी तरह की स्वीकार्यता नहीं थी। चुनाव का परिणाम आता था और हमारी जमानत जब्त हो जाती थी, लेकिन फिर भी उत्साह के साथ में वो कार्यकर्ता एक दूसरे को मिठाई खिला करके और कि हमने कम से कम अपने चुनाव चिन्ह को अपनी पार्टी के प्रतीक को हर गांव तक पहुंचाने में सफलता प्राप्त की है, इसको लेकर के खुशियां मनाते। लेकिन समय बदला। आपातकाल के समय में जब हमने भारतीय जनसंघ को जिस तरह से जनता पार्टी में विलय किया था, लेकिन बाद में जिस तरह की परिस्थितियां बनी और उन बदली हुई परिस्थितियों में 1980 के दशक में माननीय अटल जी ने मुंबई के अधिवेशन से भारतीय जनता पार्टी की स्थापना का उद्घोष देश में किया। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना के समय में उंगलियों पर गिने जा सकने वाले लोगों का दल भारतीय जनता पार्टी था, लेकिन स्वर्गीय अटल जी और श्रद्धेय लाल कृष्ण आडवाणी जी की युति और उस समय के भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने जिस तरह से परिश्रम किया और एक विकल्प के रूप में भारतीय जनता पार्टी को प्रस्तुत किया। जैसा मैंने कहा कि जो नेहरू जी का एक जो है एक दलीय व्यवस्था बांधना, एक ध्रुवीय व्यवस्था जो बनी थी, इसको दो ध्रुवों की व्यवस्था या दो ध्रुवों की राजनीति बनाने में भारतीय जनता पार्टी ने कामयाबी प्राप्त। और आज वो उंगलियों पर गिने जा सकने वाले सदस्यों और कार्यकर्ताओं की पार्टी आज दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। आप सब कार्यकर्ताओं के परिश्रम, आप सब कार्यकर्ताओं के अंतक बहाए हुए पसीने की बदौलत आज हम देश के सबसे ज्यादा सांसदों वाली पार्टी, आज हम देश के सबसे ज्यादा राज्यसभा सांसदों वाली पार्टी, आज हम देश के सबसे ज्यादा विधायकों वाली पार्टी, आज हम देश के आधे से ज्यादा प्रदेशों में सरकार चलाने वाली पार्टी, आज हम देश में सबसे ज्यादा जिला पंचायत या जिला प्रमुख होने वाली पार्टी, आज हम देश के सबसे ज्यादा नगर पंचायत या नगर पालिकाओं को जिस पार्टी के चेयरमैन है, ऐसी पॉलिटिकल पार्टी। निश्चित रूप से एक बहुत बड़ा मार्ग जो है, बहुत लंबा मार्ग भारतीय जनता पार्टी ने तय किया। इसके बीच में कई उतार चढ़ाव के दौर आए और उतार चढ़ाव के दौर में हम ये जो है 3 डिजिट की संख्या से घट करके 2 सांसदों वाली पॉलिटिकल पार्टी बन गई। लेकिन आत्मविश्वास के साथ में जब हमने वापस प्रयाण किया, क्योंकि लक्ष्य के प्रति समर्पण था और लक्ष्य स्पष्ट था कि हमें भारतीय जनता पार्टी को किस लिए आगे बढ़ाना है, देश के भविष्य के लिए, गरीब आदमी के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए और उस मार्ग पर चलकर के अंततः भारत को यशस्वी भारत बनाने या राष्ट्र के गुरु जो है विश्व गुरु बनाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाएंगे। लक्ष्य के साथ में कार्यकर्ताओं ने काम किया, तब जाकर के आज हम उस मुकाम पर पहुंचे। तो 2014 में अप्रत्याशित परिणाम देते हुए देश की जनता ने माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया और उसके बाद में जिस तरह से विकासवाद की नई राजनीति देश में प्रारंभ हुई और एक नई गवर्निंग की परिभाषा जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को मिली, उसका परिणाम ये हुआ कि 2014 में जो सरकार बनी थी
उसने एक तरफ सामान्य मानवी के जीवन में परिवर्तन का लक्ष्य लेकर के काम करना प्रारंभ किया और दूसरी तरफ देश के हितों के साथ में समझौता किए बिना, देश के हितों के साथ में कहीं भी समझौता किए बिना देश को सशक्त बनाने के लिए जिस तरह से काम किया, एक नई पहचान देश की पूरे विश्व भर में बनी। सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करके जिस तरह का संदेश देश की सरकार ने दुनिया के सामने दिया, माननीय नरेंद्र मोदी जी के सक्षम नेतृत्व को जिस तरह से विश्व ने पहचाना, देश की जनता ने एक बार फिर आप सब पर भरोसा करके, आप सबके आचरण व्यवहार पर भरोसा करके, माननीय नरेंद्र मोदी जी के व्यक्तित्व पर भरोसा करके 2019 में पुनः भारतीय जनता पार्टी को सरकार में आने का आशीर्वाद प्रदान किया। मित्रों, अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में देखें, भारतीय जनसंघ राजस्थान में जनसंघ के समय से जब प्रारंभ हुआ, जनता पार्टी के समय सत्य स्वर्गीय सुंदर सिंह जी भंडारी ने, स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत साहब ने, आदरणीय रणवीर सिंह जी कौशल, आदरणीय ललित किशोर चतुर्वेदी जी, आदरणीय जगदीश जी माथुर, आदरणीय बाबड़ा जी ने जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी को अपना तिल समर्पण करके खड़ा किया, जनसंघ के जमाने से खड़े करके जनता पार्टी और जनता पार्टी के बाद में शुरुआत के दौर में जिन राज्यों में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनी, उसमें से राजस्थान भी एक है। और हम सब सौभाग्यशाली हैं कि देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी को स्थापित करने में राजस्थान के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने बहुत बड़ा योगदान दिया था। ये तो पिछले 9 साल में जिस तरह से माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक तरफ विकासवाद की नई बयार चली, सामान्य मानवी को पहली बार ये एहसास हुआ कि उनके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए या उनकी चिंता करने के लिए कोई सरकार काम करती है। मैं योजनाओं की चर्चा नहीं करूंगा, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ बैठे और हम अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कार्य क्षेत्र में निरंतर इन विषयों की चर्चा भी करते हैं, इन विषयों पर बातचीत भी करते हैं, इन विषयों पर हम जो है आज आकर के अपने कर्म क्षेत्र में, क्योंकि हम सब लोग जितने लोग यहाँ बैठे, हम बूथ के कार्यकर्ता होंगे, हम शक्ति केंद्र के पदाधिकारी होंगे, हम सब कार्यकर्ता जो है यहाँ पर, हम सब जितने भी कार्यकर्ता यहाँ बैठे, हम निश्चित रूप से अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने कर्म क्षेत्र और कार्य क्षेत्र में हम भारतीय जनता पार्टी के लीडर के रूप में काम करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के ध्वजवाहक के रूप में काम करते हैं। वहाँ हमारी पहचान हमारी भारतीय जनता पार्टी से, और आप सबने जिस तरह से आप सबने परिश्रम किया और परिश्रम की पराकाष्ठा करने के चलते हुए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने देश में एक नए विकासवाद की अवधारणा स्थापित की। अरे भैया क्यों बोल रहा हूँ भाई, आप लोग तो भैया के आप शांति रख सकते हो, क्यों बिना मतलब बीच में बोल रहे हैं? एक नई विकासवाद की राजनीति का सूत्रपात भारत ने किया। माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सरकार में आने के बाद में देश में एक नई व्यवस्था खड़ी। उससे पहले जब कभी भी देश में किसी भी तरह का कोई काम होता था, उससे पहले देश में जब कभी भी जो है कोई योजना बनती थी, कुछ सीमित लोगों के लिए, कुछ सीमित लोगों को लाभ मिल सके, केवल ऐसी योजनाएं बनती थी। क्योंकि अभावों में काम करने की सरकारों की आदत थी। नरेंद्र मोदी जी ने एक नई अवधारणा दी और वो अवधारणा थी कि जो भी काम करेंगे वो 100% लोगों को उसका लाभ मिले, जो कोई भी पात्र है उस पात्र तक, उस अंतिम व्यक्ति तक उसका लाभ पहुंचे। और देश में एक नए युग का सूत्रपात हुआ, हर घर तक, हर पात्र व्यक्ति तक लाभ पहुंचना शुरू हुआ। चाहे वो शौचालय का निर्माण हो, चाहे वो गैस का चूल्हा देने का विषय हो, चाहे गरीब आदमी को घर देने का विषय हो, चाहे वो बैंक का खाता खोलने का विषय हो, चाहे मुद्रा का लोन देने का विषय हो, ऐसे सारे विषयों पर सरकार ने जिस तरह से काम किया, उसका परिणाम ये हुआ कि देश का गरीब गरीबी रेखा से बाहर निकलने लगा। और आज जो जिस तरह की परिस्थितियां देश में बनी है, नीति आयोग की रिपोर्ट ये कहती है कि पिछले 9 साल में माननीय मोदी जी के शासनकाल में, इस 9 साल के कालखंड में 13 करोड़ लोग ऐसे थे जो गरीबी की रेखा से बाहर निकल करके और आज मध्यम वर्ग की सूची में आकर के सम्मान के साथ कुछ मिले। तो गरीबी हटाओ का नारा इस देश में बहुत नया नहीं। नेहरू जी के जमाने से गरीबी हटाओ के नारे दिए गए, इंदिरा गांधी जी ने गरीबी हटाओ का नारा देकर के चुनाव जीते थे। गरीबी हटाओ का संकल्प लेकर के राजीव गांधी जी ने, गरीबी हटाओ का संकल्प लेकर के नरसिम्हा राव जी ने, गरीबी हटाओ की चर्चा देकर के मनमोहन सिंह जी ने सत्ता के सिंहासन को भोगा था। लेकिन गरीब के जीवन में परिवर्तन करने के लिए यदि किसी ने काम किया तो आपके और मेरे सबके नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया और हमको ये सुविधा प्राप्त हुआ। इन सबके साथ साथ में देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करके, देश में नई व्यवस्थाओं को खड़ा करके, चाहे सड़क का काम हो, चाहे रेल का काम हो, चाहे हाईवे बनाना हो, चाहे प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना बनानी हो, आधुनिक वंदे भारत ट्रेन शुरू करना हो,
एयरपोर्ट्स का निर्माण करना हो, नए वाटरवेज बनाना हो, नए हाईवेज बनाना हो, इन सब का काम करके दे करके देश को एक विकसित भारत बनाने की दिशा में अग्रसर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। जितनी भी चुनौतियां आई, उन चुनौतियों का साहस के साथ सामना करते, चाहे वो चुनौतियां सीमा के पार से आई होंगी या देश के अंदर आज से खड़ी हुई होंगी, वो चाहे प्राकृतिक आपदा होंगी या मानव जनित कोरोना जैसी प्राकृतिक आपदा होगी, उन सब आपदाओं का सामचर्य को जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने सामने से उस चुनौती को स्वीकार करके जिस तरह से देश को उन चुनौतियों से बाहर निकालने का काम किया, उसके कारण से भारतीय जनता पार्टी का सुयश आज पूरे देश भर में नहीं, दुनिया भर में स्थापित हुआ है। भारत का सम्मान पूरे विश्व भर में बढ़ाना, भारत की सुरक्षा को मजबूत करना, भारत की सीमाओं को अभेद्य बनाना और भारत की अर्थव्यवस्था को दुनिया की सबसे ताकतवर 5 अर्थव्यवस्थाओं में ला करके सम्मिलित करना। मित्रों, जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार थी, उस सरकार के समय में देश की अर्थव्यवस्था कोई तीसरे जो है बहुत पीछे के नंबर पर नहीं आती थी। माननीय अटल जी की सरकार के समय में जिस तरह से आर्थिक प्रबंधन किया गया, उसके चलते हुए हमारी अर्थव्यवस्था देश की 10वीं 11वीं नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर के खड़ी हुई। अटल जी की सरकार जाने के बाद में 10 साल तक अपने आप को अर्थशास्त्री कहलाने वाले मौनी बाबा मनमोहन सिंह जी की सरकार थी। उन्होंने अपने आर्थिक कौशल से और कुछ किया कि नहीं किया, लेकिन इतना जरूर किया कि हमको 10वें नंबर पर ही रखा, उससे पीछे कम से कम नहीं जाए। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनी और पिछले 8-9 साल में हमने दुनिया में जो है इतनी प्रगति की, दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था का खिताब लगातार 4 साल तक हासिल किया। और उस रास्ते पर चलते हुए हमने इंग्लैंड, जिसने 200 साल तक हमको गुलाम बना करके रखा था, उस इंग्लैंड को पछाड़ करके आज 5वीं दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्था बनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी थी, तब देश में लोग इस तरह की चर्चा करते, दुनिया में लोग भारत की अर्थव्यवस्था को लेकर के इस तरह की चिंता करते थे और भारत की अर्थव्यवस्था को फ्रेजाइल 5 इकोनॉमीज में सम्मिलित किया गया। ये ऐसी अर्थव्यवस्था है जो कभी भी कोलैप्स हो सकती है, जो कभी भी गिर सकती है, ऐसे 5 देशों की सूची में भारत गिरता। और अभी 1 महीने 1.5 महीने पहले जब इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, जो दुनिया भर की अर्थव्यवस्थाओं की समीक्षा करता है, उस इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने जब अपने आंकड़े प्रस्तुत किए, तब उन्होंने भारत के साथ के लिए जो लिखा, मुझे लगता है कि भारत के हम 130 करोड़ लोग, चाहे वो किसी भी राजनीतिक प्रतिबद्धता के होंगे, हम सबका सीना जो है गर्व के साथ में फूला होगा जब उन्होंने ये कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था इज द ब्राइटेस्ट स्पॉट ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमी। सबसे चमकता हुआ सितारा अगर दुनिया में कोई है तो वो हिंदुस्तान है। ये खिताब हिंदुस्तान को मिला। और उन्होंने कहा कि जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, जब पूरी दुनिया मंदी के दौर से गुजर रही है, अब अगर कोई एक देश जो है इस मंदी से विश्व को उबारने की ताकत और क्षमता रखता है तो वो भारत है। और आने वाले समय में भारत जिस गति के साथ में बढ़ रहा है, आने वाले 3 साल में भारत दुनिया की तीसरे नंबर की अर्थव्यवस्था होगा। वो जर्मनी और जापान दोनों को छोड़ देगा, पीछे छोड़ देगा। और जिस मार्ग पर चल पड़ा है, आने वाले जो है 25 साल में, जब देश माननीय मोदी जी ने कहा कि जो संकल्प लिया है कि हम देश को विकसित भारत बनाएंगे, जब देश आजादी के 100 साल पूरे करेंगे, तो जब 75 साल पूरे किए तब हम दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था बने। और जब 100 साल पूरा करेंगे तब हम दुनिया की 1 नंबर की अर्थव्यवस्था होंगे। उस रास्ते पर और माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह का संकल्प हम सबके सामने रखा, लाल किले के प्राचीर से जिस तरह से हमें संकल्प कराया और ये एहसास कराया कि आने वाले 5 साल जो है इस देश में जो अमृत काल में हमने अब प्रवेश किया है, उस अमृत काल का जो संकल्प है कि हम देश को विकसित भारत बनाएंगे और उससे हमें कम किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं है, इस संकल्प को सिद्ध करने में आगामी 5 साल सबसे महत्वपूर्ण है। और जब ये 5 साल महत्वपूर्ण है तो निश्चित रूप से उन 5 साल की शुरुआत में होने वाला है राजस्थान का चुनाव और अधिक महत्वपूर्ण है। अभी आदरणीय प्रतापपुरी जी कह रहे थे कि ये चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए है कि इस चुनाव के बाद में चुने हुए विधायक राज्यसभा में भी जाएंगे, राज्यसभा में चुनाव करेंगे। इस चुनाव के बाद में जो ऊर्जा उत्सर्जित होगी उससे हम जो है लोकसभा का चुनाव जीतेंगे और लोकसभा में हमारे सदस्यों की संख्या बढ़ेगी। लेकिन मित्रों, ये चुनाव केवल राज्यसभा या लोकसभा के सांसदों के चुनाव तक सीमित नहीं है। ये राजस्थान का चुनाव विकसित भारत की आधारशिला नींव की ईंट रखने का चुनाव है। और हम सब प्रतिज्ञित हैं कि हम भारत को सक्षम बनाएंगे, हम भारत को समर्थ बनाएंगे।
हम भारत को शक्तिशाली बनाएंगे, हम भारत को विकसित बनाएंगे। उस विकसित भारत बनाने के सपने की शुरुआत जो है आने वाले इस विधानसभा चुनाव से होने वाली। मित्रों, भारतीय जनता पार्टी में निरंतर कार्यकर्ताओं को किसी न किसी तरह से काम के साथ में जोड़ करके और रखने की व्यवस्था और पद्धति, कार्यक्रम और कार्यकर्ता दोनों हमारे कार्य व्यवस्था के अभिन्न अंग हैं। निरंतर कार्यक्रम देते हैं। आप में से बहुत सारे कार्यकर्ता जब अकेले में मुझे मिलते हैं तब चर्चा करते हैं, भाई साहब मैं तो था कि कितना काम करा। अध्यक्ष जी भी मिलते हैं तो कभी कभी कहते हैं भाई साहब मैं तो हार करो नहीं जो है हाथ से नहीं आवे, एक खत्म है दूसरों काम आए। लेकिन अब उन कार्यक्रमों को अगर हम गंभीरता के साथ में देखें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने पहले आप सबका आह्वान किया कि हम नए कार्यकर्ता बनाएं। नए कार्यकर्ता बनाने के बाद में हमने कहा कि हम अपने बूथों पर कार्य समिति बनाएं। बूथ का अध्यक्ष बनाने की प्रक्रिया पूरी हुई। हमने बूथों के अध्यक्ष बनाने के बाद में पार्टी ने हमसे अपेक्षा की कि हम पीढ़ी से कहा कि अब जो है अब हम बूथों का सशक्तिकरण करेंगे और बूथ पे 21 लोगों की समिति बनाएंगे। आप सब लोगों ने परिश्रम किया, अपने अपने बूथ में समितियां बनाई और तब हमको लगा कि शायद अब हमारा काम पूरा हो गया, लेकिन वो काम पूरा नहीं होता। काम की शुरुआत की हमने बूथों को एक बार जो है बूथों की समिति बनाने के बाद में हमने कहा कि अब इसको सचित्र करें और कहा कि सबकी फोटो लगा करके बूथ की समिति बनेगी। फोटो समितियों बूथ समितियों का गठन हुआ। आप सबने फिर परिश्रम किया, अपने अपने बूथों में बूथों की समितियों को फोटो सहित बनाया। उसके बाद में जब सचित्र हो गई तब कहा कि अब सचिव बनाएंगे, अब उसका और सशक्तिकरण करेंगे और सचिव बनाने के लिए हम पन्नों पर प्रमुख बनाएंगे। मित्रों, कांति भाई यहाँ बैठे और कांति भाई की उपस्थिति में मैं आप सबको जिम्मेदारी से एक बात कहना चाहता हूँ। 1990 के दशक में 1990 के समय हमारे राजस्थान में तो हम सौभाग्यशाली थे कि हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। लेकिन 1990 में जिस सरकार की चर्चा अभी जिस प्रदेश की चर्चा अभी कांति भाई कर रहे थे और कांति भाई ये कह रहे थे कि गुजरात में 22-23 साल से अनवरत भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई। 1990 के दशक में अगर देखें तो 90 के शुरुआत में जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात में राष्ट्रीय प्रदेश के संगठन महामंत्री बन करके गए थे, जैसे अपने यहाँ भी चंद्रशेखर जी भाई साहब हैं, वैसे नरेंद्र मोदी जी वहां संगठन महामंत्री बना करके भेजे गए। जब वो संगठन महामंत्री बन करके गए थे तब गुजरात में भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी। और तीसरे नंबर की क्यों थी? अभी आपने सोचा कि तीसरे नंबर की क्यों थी? तीसरे नंबर की इसलिए थी क्योंकि चौथे नंबर पे कोई पार्टी नहीं थी, तीन ही पार्टी थी। एक कांग्रेस थी, एक जनता पार्टी थी और एक भारतीय जनता पार्टी थी। चौथी होती अगर चार होती तो हम चौथे नंबर पर होती, क्योंकि हमारे पास तो कोई वजूद नहीं था। लेकिन वहां से प्रारंभ करके देश की राजनीति में कि हम संगठन की ताकत के आधार पर किस तरह से सत्ता को प्राप्त कर सकते हैं, संगठन की ताकत के आधार पर हम किस तरह से निरंतर सत्ता को बनाए रख सकते हैं, ये मॉडल जो है गुजरात का मॉडल देश में अगर कहीं से स्थापित हुआ तो नरेंद्र मोदी जी ने भारतीय जनता पार्टी का गुजरात में मॉडल स्थापित किया। और मित्रों, क्या कल्पना की जा सकती है कि एक साथ पूरी सरकार के सारे मुख्यमंत्री से लेकर के चेहरे बदल दिए थे और संगठन की ताकत पर क्योंकि चुनाव होता है कहीं कोई चूं की आवाज भी नहीं है। और संगठन की ताकत देखिए कि उसके बाद होने वाले चुनाव में हम 156 सीट का प्रचंड बहुमत लेकर के वापस सत्ता में वापस लौटे, सारे कयास जो है वो जुटला के। ये संगठन की ताकत और ये जो संगठन की ताकत वहां खड़ी है, ये जो फॉर्मूला है उन्होंने दिया, जो सूत्र उन्होंने दिया कि हम पन्ना प्रमुखों की रचना करेंगे और बूथों को सजीव और सशक्त बनाएंगे। अब पन्ना प्रमुख की अगर एक बात करें, अभी आदरणीय अध्यक्ष जी चर्चा कर रहे हैं, एक पन्ने पर कुल मिलाकर के 30 वोट इधर और 30 वोट इधर होते हैं, 60 वोट होते हैं एक पन्ने पर। जब 60 वोट एक पन्ने पर होते हैं, एक पन्ने पर 60 वोट होते हैं, तो आपने देखा जाए तो एक घर में 5-6 जन होते तो 10 परिवार, और जीवन भाई ने देखा तो 3-4 में नहीं होता। अब 10 परिवार में एक अगर भारतीय जनता पार्टी की टीम हो तो 2 लोगों की 3 लोगों की टीम हो, अपने घर के पड़ोस के 10 परिवार, और 10 परिवार कैसे होते हैं? पोखरण शहर में अगर मनीष जी बात करो तो मनीष जी के घर पे खड़े हो जाओ, 2 घर इनके इधर वाले, 2 घर इनके इधर वाले, 5 घर सामने, इतने 10 होते। उन 10 घर में शाम का सब्जी किसकी बनी है ये भी हमको पता होता है, होता है कि होता है। गाँव में तो कहीं ढाणी अलग 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 ही रहे तो कहीं खा नहीं पड़े, और शहर में तो सब्जी किसकी बनी है शाम को ये भी पता होता है। ये भी पता होता है कि भाई साहब की और गांधी जी की लड़ाई किस बात पर होती है, पता होता है कि
और घर में कितना थापे वो भी आपने थापे हमारे घर में कुल किन क्या मानसिकता है, कोई बीजेपी की मानसिकता का है कि नहीं है ये व्यक्ति, या न्यूट्रल है, या कांग्रेस की मानसिकता का है, ये भी हमको पता होता है कि नहीं होता। उस घर में किस तरह की हलचल है, कौन बच्चा 18 साल का हो गया, कौन लड़की ससुराल से शादी होकर ससुराल चली गई, किस लड़की की शादी होकर के घर में बहू आ गई, हमको पता होता है कि नहीं होता। अब अगर हम बूथ के पन्ने, हर एक पन्ने की इस तरह से आकलन कर लें और एक एक बूथ के पन्ने का इस तरह से जीरोक्स कर लें, एक एक बूथ के पन्ने पर हम एक एक वोट और सक्रिय भारतीय जनता पार्टी का वोट है कि ये चाहे कोई आंधी आ जाएगी, तूफान आ जाएगी, परिस्थिति बदल जाएगी, कैंडिडेट बदल जाएगा, उसके लिए कोई मायने नहीं रखता, तब भी वो भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़ा रहेगा। उस बूथ को आप टिक करें, उस व्यक्ति को टिक करें, उसके परिवार में भी टिक करें। थोड़ी सी अगर कोशिश करेंगे तो ऐसा हो सकता है कि हम ये ढूंढ लें कि भाई साहब तो थोड़ा ढीला ढीला मचे रहे, पर लारे भाव इतना तो बिल्कुल बात आप हाथ है, चाहे ठीक हो तो आप हाथ खड़ा रहे, भाई साहब तो गलत बच्चे राजनीति में गए, ऑटो आ जाए, क्यों ऑटो आ जाए तो अटी उठी हो सके, लेकिन भाभी जी कहीं नहीं जाएंगे, 100% हमारे साथ में रहे और उनका बेटा जो है वो भी 200% हमारे साथ में रहे। हम एक एक बूथ को टिक करें और उस बूथ को हम उसके हिसाब से सारे पन्नों का हिसाब किताब करके, क्योंकि कोई बड़ो काम नहीं करते। 10 घंटे आकलन करने में आपन कितनी देर लगे, 10 मिनट तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। अगर 2 आदमी उन पड़ोस में रहने वाला 10 मिनट में आकलन कर सके कि इन बूथ में हमारा पक्का वोटर कितना है, ढुलमुल कितना है और हमारे खिलाफ कितना है। और अपने पास में अभी 2-2.5 महीने का चुनाव में समय शेष है, उस 2-2.5 महीने में हम कैसे अपने उस खाते को बढ़ा करके पक्के वोटों को बढ़ा सकते हैं, ये काम हम करने में हमको कोई बहुत लंबी चौड़ी सीढ़ियां चढ़ने की जरूरत है। हमारे कारण से, मैं भारतीय जनता पार्टी का बूथ का कार्यकर्ता हूं, मेरे कारण से बूथ के कोई परिवार नाराज है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाकर के उस परिवार को जाके ठीक करूं, उस परिवार से बात करूं, या किसी और कारण से अगर उनकी कोई नाराजगी है, किसी और कारण से उनका कहीं थोड़ा बहुत विश्वास दिखा हुआ हिला हुआ है, तो मैं जाकर के, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं जाकर के उनको ठीक करूं। ठीक करने के लिए अगर शैतान सिंह जी को ले जाने की जरूरत है तो शैतान सिंह जी को ले जाऊं, अध्यक्ष जी को ले जाने की जरूरत है तो अध्यक्ष जी को वहां बुलाऊं, प्रतापपुरी जी आपको भी अगर कोई घर ठीक हो तो इन्हें भी ठीक कर दो, अगर और कोई नहीं है तो जुगल जी का मंदिर कटे चाले तो हमारा मंदिर फिरा दो, मंजूर जी का चलता हो तो इनको ले जाकर के करा दो। ले जा करके एक एक व्यक्ति को पॉजिटिव खाते में जोड़ करके हम अपने बूथ को 51% का बूथ कैसे बना सकते हैं, इसके ऊपर हमें काम करने की जरूरत है। मित्रों, जिस तरह से मोदी जी के कारण से देश सशक्त हुआ है और भारतीय जनता पार्टी का प्रभुत्व जिस तरह से बढ़ा है, उसके चलते हुए जितनी भी भारत विरोधी ताकतें और जितनी भी हिंदुत्व विरोधी ताकतें, वो सारी की सारी ताकतें एक साथ इकट्ठी हो, और ऐसी परिस्थिति में हम सब की जिम्मेदारी और भी बड़ी हो जाती है। हम सब लोगों की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ जाती है कि हम अपने बूथ पर इस तरह से हम 51% की राजनीति किस तरह से करेंगे, कम से कम 51% वोट हमारे पास होगा। और जब बूथ का वेरिफिकेशन हम कर रहे तब हमको शायद पता लगेगा कि ये परिवार हमारे साथ में नहीं है, इस परिवार की बच्ची जो है उसकी शादी हो गई है, वो ससुराल चली है, लेकिन वोटर लिस्ट में उसका नाम है, उसका नाम हमको जो है कटवाना चाहिए कि नहीं कटवाना चाहिए, उसके लिए कार्रवाई हमको करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। परिवार हमारा है, बच्ची शादी होकर के उनके घर में आ गई है, उसका वोट हमारे यहाँ पे जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए, उसका समय अभी है कि नहीं। अभी हमको एक एक वोट की चिंता अपने यहाँ पे करनी है। और पोखरण में तो जो मैं बात कर रहा हूँ वो और भी रेलेवेंट। पिछली बार हम भैया थोड़ा सा इतने से हाथी निकल गया था, इतना कुछ सवाल रह करके हम चूक गए। और पोखरण की हार केवल भारतीय जनता पार्टी ने एक विधानसभा नहीं कोई थी, हमने भगवान को जो है वो किसी के सामने हरा दिया था, ये विचार हमको करना। इसलिए आज हम पोखरण के कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी कई गुना बढ़ी, हमको पूरी ताकत के साथ में खड़े होना पड़े और इस आने वाले 5 साल के महत्व को समझते हुए हम सजीव और सशक्त समिति किस तरह से बनाए, इस दिशा में हम सबको काम करने की आवश्यकता है। पार्टी ने जो है सीधी दर सीधी आपको काम दिया, आपको पहले बूथ विभाग का अध्यक्ष बनाने के लिए, जैसा मैंने कहा, वापस काम दिया, फिर सचिव उसको बूथ की समिति बनाने को कहा, उसको सचित्र करने को कहा, उसको सजीव करने को कहा, और अब पार्टी ने आपसे अपेक्षा की है कि हम चुनाव के मुहाने पर जाकर, जब हमने 4.5 साल तक परिश्रम किया, हमने 4.5 साल तक कष्टों को भोगा है, हमने 4.5 साल तक यातनाओं को भोगा झेला है, उन सब का प्रतिकार करने के लिए अब हम अपने बूथ का सशक्तिकरण करें, अपने बूथ को ताकतवर बना करके, क्योंकि अंततः चुनाव तो मित्रों बूथ में होने वाले, जो विधानसभा का चुनाव नहीं हो, वोट तो बूथ में पड़ेंगे।
एक एक बूथ को ताकतवर बना करके, सशक्त करके हम किस तरह से पॉजिटिव बूथ बना सकते हैं। जो हमारा बी कैटेगरी का बूथ है उसको ए कैटेगरी का बनाएं, ए को A+ करें, सी को B करें, डी को C करें, और जिन बूथों पे हमारे पास में बिल्कुल ताकत नहीं है वहां हम किस तरह से बूथों को, उस बूथ पर मतदान को कैसे जो है वो रेगुलेट कर सकते हैं, इस दिशा में भी हमको सोचने और प्रयास करने की आवश्यकता है। एक एक बूथ का इस तरह से अगर हम बूथ के कार्यकर्ता आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से हम भारतीय जनता पार्टी को आने वाले चुनाव में यशस्वी बना पाएंगे। ये तो आप सबके आशीर्वाद से मुझे पूरे राजस्थान में जो है प्रवास करने का अवसर मिलता है, और राजस्थान भर में जो मैंने अनुभव किया है किस तरह की ऊर्जा राजस्थान भर में खड़ी हुई। राजस्थान में जिस तरह से इस सरकार ने मिस रूल के कारण से, इस सरकार के कुर्सी बचाने में केवल संलग्न रहने के कारण से जिस तरह से राजस्थान में माफिया राज फैला है, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार फैला है, जिस तरह से राजस्थान में को रेप कैपिटल बनाया है, जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक हुए, जिस तरह से राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ में खिलवाड़ हुआ है, जिस तरह से राजस्थान में माइनिंग माफिया सक्रिय हुआ है, जिस तरह से राजस्थान में बजरी माफिया बढ़ा हुआ है, जिस तरह से राजस्थान के में जो है वो विधायक कांग्रेस पार्टी के उच्चतम होकर के भ्रष्टाचार कर, वहां जैसलमेर में था, नाचना से लेकर के मौनगढ़ तक, और मौनगढ़ से लेकर के पूरे नहरी क्षेत्र में आप ही का विधायक यहाँ उपनिवेश विभाग का मंत्री है। 150 करोड़ रुपए से ज्यादा की कीमत की 27,000 बीघा जमीन का जो है वो गबन करने का काम यहाँ की सरकार ने, यहाँ के विधायक के संरक्षण में किया। इन सब का प्रतिकार करने के लिए, इन सब व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए आने वाले समय में हम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से राजस्थान में सुशासन दे सके, राजस्थान में डबल इंजन की सरकार बना करके राजस्थान को हम प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा सके, राजस्थान में नरेंद्र मोदी जी की सरकार की योजनाओं का ठीक से क्रियान्वयन कर सके, राजस्थान से परिवारवाद को समाप्त कर सके, देश की राजनीति में तुष्टीकरण का हटाने का जो संकल्प माननीय मोदी जी ने किया है हम सबको संतुष्ट करने के लिए काम करें, लेकिन किसी भी तरह का तुष्टीकरण नहीं होने देंगे इस संकल्प को सिद्ध करने के लिए, और साथ साथ में भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए हम सबको संकल्पबद्ध होकर के काम करने की आवश्यकता है। मैं तो आज हम सबको यहाँ से इस बूथ विजय संकल्प सभा से एक संकल्प करके जाना पड़ेगा कि आने वाले समय में, जैसा आदरणीय प्रतापपुरी जी ने अभी कहा कि अब चुनाव तक हम रुकेंगे, क्योंकि हमने 4.5 साल तक निरंतर काम किया। मैं जानता हूं कि निरंतर काम करने के कारण से कुछ थकावट होगी, लेकिन अब हम लक्ष्य के बिल्कुल नजदीक बढ़े, सामने हमको किनारा दिख रहा है, हमने पूरे समंदर को तैर करके पार किया है, अब सामने किनारा दिखाई दे रहा है, और तेज गति के साथ में काम करने की आवश्यकता। और वो तेज गति बढ़ाना आपको किस लिए, वो तेज गति इसलिए बढ़ाना है कि हम राजस्थान में स्वच्छता कर सके, हम राजस्थान में स्वच्छ प्रशासन दे सके। वो तेज गति हमको इसलिए बढ़ानी है कि हम राजस्थान में सुशासन दे सकें, हम राजस्थान में विकास के लिए काम कर सकें, हम राजस्थान को भ्रष्टाचार से मुक्त कर सकें, हम राजस्थान में और जैसलमेर से इस परिवारवाद की राजनीति को समाप्त कर सकें, हम राजस्थान में से इस तुष्टीकरण की राजनीति को देश से विदा कर सकें, राजस्थान से विदा कर सकें, हम राजस्थान में महिलाओं के सम्मान को वापस स्थापित कर सकें, हम राजस्थान के युवाओं को रोजगार दे सकें, हम राजस्थान के युवाओं का जो पेपर लीक के कारण से जो उनका शोषण हुआ है उसका समाधान कर सकें, हम राजस्थान को पेट्रोल और डीजल पर राजस्थान में जिस तरह से लूट हुई है उस लूट को जो है हम समाप्त करके राजस्थान में पेट्रोल और डीजल का भाव कम कर सकें, हम राजस्थान के व्यवसायियों को सुरक्षा प्रदान कर सकें, हम राजस्थान में सुशासन की स्थापना कर सकें। इस लक्ष्य को लेकर के हम सबको आने वाले दिनों में काम करने की आवश्यकता है। मित्रों, बूथों के सशक्तिकरण के साथ साथ में सदस्यता का अभियान भी एक प्रारंभ हुआ है। हम सब किस तरह से अधिकाधिक सदस्य जो नहीं बने, हम अपने बूथ के एक एक घर, एक एक परिवार का वेरिफिकेशन करके जो फर्जी वोट लिखे गए, क्योंकि आप सबने देखा होगा कि जीवन भाई जानते हैं, अभी इन्होंने जो पंचायत समिति का उपचुनाव लड़ा रहे थे, कितनी बार फर्जी वोट लिखे गए और कितनी बार हमारे सही वोटों को कटाए गए। बीएलएस को जो है बीएलओ को उपयोग करके किस तरह से राजनीति का दबाव करके और वोटर लिस्टों के साथ में छेड़छाड़ की है। हमको जागरूक होने की जरूरत है। एक एक वोट कीमती है, एक एक वोट का जो है वो किस तरह से एक्सरे होना चाहिए, पूरी वोटर लिस्ट का एक्सरे करके, एक एक घर का एक्सरे करके हम कहाँ वोट दिलवा सकते हैं और किसका वोट कटवा सकते हैं जो फर्जी है। 100-200 वोट हर बूथ पर बढ़े और 50-40 बूथ ऐसे वोट आइडेंटिफाई करके जो फर्जी होंगे या वहां पर से उनका नाम हट गया होगा या नाम कट जाना चाहिए
या घर छोड़ करके वहां से शादी होकर के कहीं चले गए होंगे, रोजगार व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में कहीं चले हुए होंगे, उन सबका नाम किस तरह से वोटर लिस्ट में से कटे, इसके लिए संघर्ष अब हमको आने वाले कुछ दिनों तक करना पड़ेगा। एक एक वोट की कीमत समझ करके हम अपने बूथ का सशक्तिकरण करने के लिए जब काम करेंगे, तब हमको एक एक वोट को चुन चुन करके ढूंढ ढूंढ करके इस तरह से स्थापित करना पड़ेगा। और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो निश्चित ही एक प्रचंड बहुमत के साथ में भारतीय जनता पार्टी का ध्वज, भारतीय जनता पार्टी का कमल हम यहाँ पोखरण से खिला पाएंगे। हमको आपसी मतभेद समाप्त करके, आपसी मनभेद समाप्त करके केवल और केवल एक लक्ष्य के साथ में कि अब की बार नरेंद्र मोदी जी के हाथ को मजबूत करने के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के सपने को साकार करने के लिए राजस्थान ने एक नींव की ईंट जो है राजस्थान से लगानी है। और राजस्थान में सरकार बनाने के लिए पोखरण की इस धरती से, जिस धरती ने प्रचंड धमाके को अपने घर में सहा था, वैसा एक प्रचंड धमाका एक बार फिर पोखरण से करने की आवश्यकता है। हम पिछली बार के चुनाव का जो पराजय हुई है उसका बदला आपके इतने सारे वोटों के साथ में जीत करके, भाई वैसे तो पोखरण का ट्रैक रिकॉर्ड इलेक्ट्रॉनिक पहले क्या हरिया पहली बार जो है 9 बजे कितना वोटों में 340 और जीतिया दिन कितना वोटों में जीतिया 34,000 लगभग 10 गुना नहीं 339 10 गुना 100 गुना। तो भारतीय जनता ने कितना वोटों में लिया होगा, तो टारगेट नहीं है। तो इतना वोट जो वोट नहीं जीता, जितने तो पहले आवाज की थोड़ी थोड़ी कमी रही। तो अब की बार ऐसा प्रचंड धमाका होना चाहिए कि पोखरण का विस्फोट जब हुआ था तब जिस तरह से दुनिया की आंखें चोरी गई, अब की बार पोखरण का विस्फोट इस विधानसभा के चुनाव के बाद में होगा, इसके परिणाम के साथ में होगा। तो निश्चित रूप से इस देश में पूरे एक संदेश पोखरण से जाना चाहिए और पूरी दुनिया के बात पोखरण की तरफ उठें और सम्मान के साथ में पोखरण के कार्यकर्ताओं को देखेंगे, इस विश्वास के साथ में कि आने वाले 3 महीने हम अनवरत जो है बूथ को सिद्ध करने के लिए काम करेंगे। कितने भी बड़ा नेता हो जो इस पोखरण विधानसभा में रहता है, हर नेता का दायित्व है, चाहे वो विधायक होंगे, चाहे वो पूर्व विधायक होंगे, चाहे वो जिला प्रमुख होंगे, चाहे वो जिला परिषद के सदस्य होंगे, चाहे वो नगर पालिका के चेयरमैन होंगे, हर आदमी का, हर कार्यकर्ता का, चाहे वो किसी भी पद दायित्व के साथ में काम कर रहा है, हर आदमी का दायित्व है कि अपने बूथ की जिम्मेदारी बोले। हर नेता का दायित्व है कि वो अपने बूथ की जिम्मेदारी लेगा। और जितने वरिष्ठ लोग अपने अपने बूथों की जिम्मेदारी लेंगे तो निश्चित रूप से हम उन बूथों को जो है ज्यादा सशक्त करने में कामयाब होंगे। आप सब जुटेंगे, जुड़ेंगे और बिना थके परिश्रम करेंगे। इसलिए इस विश्वास के साथ में आप सबको बहुत सारे शुभकामनाएं देता हूँ। आप सबका बहुत सारा धन्यवाद। इतनी बड़ी संख्या में उपस्थित होकर के आज आपने ये कार्यक्रम किया है। मुझे तो आज इस कार्यक्रम को देख करके एक और खतरा लगेगा। हमारे कहेंगे कि थोड़ा हलो भरोसा मत कर पोखरण वालों ने कही आप एक समस्या है इतना बेड़ा हो गया हमें कहेंगे और भरोसा भी पैसा कहीं लाया करें हमारे पार्टी नहीं लाना कह के लिए आप हमें गलत हमके पार्टी नहीं लगेगा। तो अब की बार हम भारतीय जनता पार्टी को यहाँ प्रचंड बहुमत के साथ जुड़ाएंगे। इस संकल्प के साथ में एक बार अपने दोनों हाथ खड़े करिए और पूरी ताकत के साथ में बोलिए भारत माता की।